लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। मेरी सरकार कोशिश करने वाली है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, कभी हार नहीं। I'd like to request you to look at the watch and kindly grant me some more time, sir. I hope I'll be allowed to speak fully. Yes, speak. If I look at the watch, hardly 10 minutes are there up to 6. Kindly allow me 5-6 minutes more. There is time. Sir, आज मैं बहुत खुश हूँ माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर अपने विचार प्रकट करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। सुबह मैंने अनुराग जी का भाषण सुना, निशिकांत दुबे जी का सुना, विपक्ष के नेता का भी सुना। मुझे याद आई कि जब पहली बार अभिभाषण हुआ तो मैंने कहा था कि दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। और आज फिर दोबारा जिस वक्त मैंने राष्ट्रपति का अभिभाषण सुना पड़ा तो मुझे वो सारे रंग उनके भाषण में दिखने लगे। आज मैंने देखा कि सरकार कदम उठा रही है, लेकिन कुछ चीजें हैं हमारे मन में भी जो मैं स्पष्ट रूप से यहां प्रकट करूंगा। जब ऑनरेबल चेयरमैन, डिप्टी स्पीकर, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लफ्जों की जब उन्होंने उच्चारण किया, द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया इज अ रिच स्पिरिचुअल एंड सिविलाइजेशन हेरिटेज। और आज ऐसा दिन था कि हर एक जन महात्मा गांधी, नेहरू जी की बात कर रहे हैं। तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि स्पिरिचुअलाइज द पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स को स्पिरिचुअलाइज करने के बजाय हम उसके ऊपर दो नीति या हमारे विपक्ष के लोग अपना रहे हैं। हमने वसुधैव कुटुंबकम की बात की थी, और जब वसुधैव कुटुंबकम की बात आती है तो उसको लेकर देश, हमारा हिंदुस्तान उसकी नींव डालेगा, उस विचारों की नींव डालेगा। उस दृष्टि से हमारी सरकार कदम उठा रही है। सभापति महोदय, सबका साथ सबका विकास, ये सोच को लेकर हमारी जब सरकार ने एक एक कदम उठाना शुरू किया, मुझे 2-3 चीजों का बड़ा गर्व लगा, अभिमान लगा। जनधन योजना, सोचा भी नहीं था कि इस योजना को लेकर गांवों के हर किसानों तक हम पहुंच जाएंगे। बैंक के अधिकारियों, बैंक के कर्मचारियों ने सरकार की विचारधारा को लेकर जिस ढंग से प्रयास किया और गांव-गांव में गए, अब 11,000 करोड़ से भी ज्यादा राशि मिली। ये कोई छोटी बात नहीं है। जिनको लगता है कि अच्छे दिन आए कि नहीं आए, तो देखो भाई, नींव तो डालनी है, अब इमारत खड़ी करनी है हमें। अब इसको लेकर और भी एक छोटी सी चीज वो जो हुई, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रोग्राम आया पहल। उसमें जो गैस धारक, जो हमारे नागरिक है, उनको थोड़ी सी असुविधा हो रही है। यार रूडी साहब बैठे तो मैं कहूंगा कि उसको लेकर थोड़ा सा प्रैक्टिकल डिफिकल्टी क्या महसूस करते हैं लोग। आप अगर अपने सांसदों से भी बात करोगी, महिला और सांसदों से, तो बताएंगी कि वो गैस के लिए पैसा पूरा भरना पड़ रहा है, एडवांस प्रीमियम भरना पड़ रहा है। और जब रिटर्न बैंक से आएगा तो वो भी पूरी रकम रिटर्न देते नहीं है बैंक कहते 50% दे देंगे। एक्चुअल एजुकेशन में कुछ तकलीफ हो रही है उसमें, उसको जरा ध्यान में आकर्षित कर रहा हूं इसके माध्यम से, तो उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब आई स्वच्छ भारत की योजना। मुझे प्रधानमंत्री की मैं दिल से सराहना करता हूं। 1995 में हमारी सरकार आई, वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के आशीर्वाद से आई। उस चुनाव के पहले हमारे शिवसेना की पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे, मैं उनके साथ प्रचार के लिए घूमता था। और जब प्रचार के लिए हम जाते तो रात में गांवों में जाते थे सभा लेने के लिए। तो गांव में जब हम जाते थे तो देखते थे कि महिला अंधेरे में बैठी हुई है, गाड़ी का प्रकाश देखते खड़ी हो जाती थी। इतना बुरा लगता था, शर्म से मान हमें नीचे करनी पड़ती थी। तो बोले मुझे उद्धव जी, अरविंद जी ये क्या है? मैं बोला सर, इनके घर में टॉयलेट नहीं है, अंधेरे की इंतजार करते, अंधेरे का। जब अंधेरा होता है तो रास्ते पर आकर टॉयलेट के लिए आते। ये महिला और पुरुष में दोनों भी आते हैं, एक एक जोन हो जाता है, बड़ा गंदा लगता है। उस वक्त हमारी सरकार जब आ गई तो सरकार ने पहला प्रावधान यह किया कि घर में टॉयलेट हो। हमारी सरकार ने 4,500 रुपया सरकार की तरफ से दिया और कहा कि हर घर में टॉयलेट हो। उस विचारधारा को मेरी सरकार जब दिल्ली में आई तो उस विचारधारा को लेकर आगे जा रही है, बड़ा गर्व हो रहा है मुझे। लेकिन इसमें 1-2-3 चीजों की ध्यान रखना पड़ेगा। एक चीज ऐसी है कि जब हम घरों की टॉयलेट की बात करते हैं तो गांवों की रचना को भी
हमें मुद्दे नजर रखना होगा। इतने घर कुछ सटके हैं, जैसे हमारे कोकण में तो वो प्रश्न नहीं होता, क्योंकि घर अलग अलग है, अपने अपने प्रांगण है, जगह बहुत है। लेकिन बाकी जब हम देखते हैं हमारे महाराष्ट्र में, विदर्भ, मराठवाड़ा में, तो घर एक दूसरे से सटके हैं और वहां टॉयलेट की सुविधा घरों में करना मुश्किल हो जाता है उनको। अब रही बात दो चीजों की, एक गांव की रचना और दूसरी बात पानी की व्यवस्था। अकाल पड़ा है, पीने के लिए पानी नहीं है, तो टॉयलेट की बात क्या आती है? इसको भी सरकार को विचार में लाना होगा। अब नए टॉयलेट तरीके के टॉयलेट है, जो जैसे जहाजों में होते हैं, वो जो हवा और बैक्टीरिया की बात होती है, क्या उसके ऊपर विचार कर सकते हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। और इसके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं, हाउसिंग फॉर ऑल। अब जब घरों की बात आती है, पक्के घरों की बात, मैंने हर बार कहा है, मैंने एक बार तो मांग भी की ज़रूर में, कि मुंबई शहर को अगले 5 बरस 50,000 करोड़ रुपया सरकार की तरफ से दिया जाए। आज हमारे सदस्य शेट्टी साहब ने सुबह कहा कि रेलों की पटरियों के साथ में घर है, झुग्गी झोपड़ियां हैं, बीपीटी की जगह पर झुग्गी झोपड़ियां हैं, सरकार की जगह पर झुग्गी झोपड़ियां हैं, डिफेंस की जगह पर झुग्गी झोपड़ियां हैं। राज्य सरकार ने 1995 में एक कानून लाया, उस कानून के तहत इन सारे झुग्गी झोपड़ियों को नियमित किया गया। आगे वाली सरकार ने 2000 में एक नीति लाई, कानून नहीं लाया, लेकिन नीति लाकर 2000 तक की झुग्गी झोपड़ियों को नियमित किया। आज सारी झुग्गी झोपड़ियां मुंबई शहर में 50% से ज्यादा लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते। मेरी आपसे प्रार्थना है कि पक्के घरों के वादा हमने किया है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। और हमें विश्वास है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जब वादा करते हैं तो पूरा करके रहेंगे, विश्वास मैं जताता हूं। और प्रावधान चाहता हूं कि इसके लिए ज्यादा से ज्यादा राशि मुंबई शहर के लिए अदा करे। अब रही बात हमारी एजुकेशन की, लैंड एक्विजिशन का जो कानून आ रहा है, उन्होंने कहा है क्रिटिकल की। अब क्रिटिकल ये जो वर्ड आया है, एकदम आवश्यक ही है और जगह लेनी पड़ेगी जमीन अगर विकास करना है तो। इसमें सारे देश में जो भय निर्माण हुआ है, मेरी सरकार की प्रार्थना है कि मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हम लोग इंडेक्स देखते हैं मार्केट में क्या चल रहा है और मार्केट के इंडेक्स पे खुश हो जाते हैं। मैं कहूंगा कि मार्केट के इंडेक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 0.05% लोग मार्केट वाले होते हैं। हमारा इंडेक्स किसानों का इंडेक्स होना चाहिए। जिस दिन मेरा किसान खुश होगा वही हमारा इंडेक्स होगा, वही हमारी खुशी होगी। और मैं चाहता हूं कि उसके ऊपर अपना ध्यान होना चाहिए कि किसानों का इंडेक्स क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, क्या किसान खुश है। हमारे पास तो आत्महत्याएं हो रही है। हालांकि मैं जानता हूं हमारे कृषि मंत्री जी आए थे, मैं खास धन्यवाद देता हूं। उन्होंने जिस ढंग से रस लिया उस विषय में और खुद आए, खुद बोला और खुद कहा भी कि एक तरफ से हमारी तरफ से गलती हुई थी, सरकार की तरफ से प्रस्ताव नहीं आया सही समय पर। लेकिन जब अब प्रस्ताव आया है, आत्महत्याएं अभी भी रुकी नहीं है। हमारे कृषि मंत्री जी बहुत ध्यान देकर उसके ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, इसके लिए एग्रीकल्चर का ढांचा ही बदलना पड़ेगा। अब जब हम देखते हैं कि मार्केट में कॉटन का भाव बढ़ गया है, मार्केट में सोयाबीन के लिए भाव मिल रहा है, मार्केट के लिए शुगर में भाव बढ़ रहा है, तो लोग वही उपजाऊ के लिए जाते हैं। अब जब उसका मार्केट में उपलब्धि ज्यादा हो जाती है तो उसका भाव गिर जाता है, किसान फिर बेचारा भिखारी बन जाता है। इसके लिए भी एक प्लानिंग होना चाहिए, किस तरह से किसान उपजाऊ करे, कितनी खेती, कितना उपजाऊ कहां करे, उसकी एक जांच और संशोधन हमें करना पड़ेगा। और You can continue your speech tomorrow. Thank you, sir. Arvind Sawant can continue. और स्पीकर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। कल मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब मेरे विचार प्रकट कर रहा था तो मैं वो लैंड एक्विजिशन कानून पर आया था। सभापति महोदय, हम जनतंत्र को मानते हैं। किसानों की सहमति के बिना उनकी जमीन अधिग्रहण करना ये उचित नहीं होगा। हमारी सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, तो क्या हम नहीं चाहते किसानों का भी हमें साथ चाहिए, किसान भी हमारे साथ रहे। और किसानों को दुखी करना मुझे नहीं लगता हमारे सरकार के लिए उचित होगा।
एक तरफ हम कहते हैं कि किसान हमारी खाद्य सुरक्षा का प्रहरी है, कहते हैं वो प्रहरी है। अन्नदाता सुखी भव यह संस्कार को लेकर किसान को हम धन्यवाद अदा करते हैं। हमारी सरकार किसानों की खुशहाली को सर्वाधिक प्राथमिकता देने की बात करती है। हमने मृदा वर्ष घोषित किया और प्रधानमंत्री सिंचन योजना भी घोषित की। अब जब जमीन ही मेरे पास नहीं रही तो प्रधानमंत्री सिंचन योजना का क्या होगा? कृषि मंत्री जी यहाँ हैं, मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बाहर जो हो रहा है बड़ा माहौल गंदा हो रहा है, बहुत दुखी है। एक तरफ उनको खुशहाल देखना चाह रहे हैं हम, उनको हम प्रधानमंत्री सिंचन योजना के तहत लाना चाहते हैं, फसल अच्छी हो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भूमि अधिग्रहण के तहत उनको बिना पूछे, उनके बिना सहमति, बिना कानून उनकी जमीन ले लेंगे। ये जो भय उनके मन में निर्माण हुआ है उसका निराकरण अपनी सरकार को करना होगा, और मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार उस तरफ भी अपना कदम उठाएगी। और आगे चल के, क्योंकि उसने कुछ अच्छी चीजें करना चाहती थी लेकिन जनतंत्र को लेकर वो काम नहीं हो रहे, वो जनतंत्र के आधार पर होने चाहिए। किसानों को दुखी कर कर ये काम न हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। कल माननीय सदस्य निशिकांत दुबे जी ने लोहिया साहब जी की बात की याद दिलाई और यूनिफॉर्म प्राइमरी स्कूल की बात की। मैं आपको दुबे जी याद दिलाता हूं कि जब पहली बार राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मैंने मेरा मनोगत व्यक्त किया था तो उस वक्त भी मैंने यही कहा था कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में यह होना चाहिए कि सिलेबस सेम हो, भाषा का माध्यम कुछ भी हो, वो तमिल हो, मराठी हो, हिंदी हो, जो भी माध्यम हो, लेकिन सिलेबस सेम हो। आज हमारे यहाँ जो डिस्क्रिमिनेशन पैदा हुआ है उसकी वजह वो है कि सिलेबस सेम नहीं। गांव में रहने वाला हमारा छात्र ये सारी चीजों से वंचित है। अब दूसरी तरफ हमारे सरकार ने एक अच्छी बात की है, शिक्षकों को भी अच्छी शिक्षा देने के लिए ट्रेनिंग का प्रोग्राम तय कर लिया है। मैं उसकी सराहना करता हूं, स्वागत भी करता हूं। हाँ, ये होना आवश्यक है। आधुनिक शिक्षण शिक्षा अगर देनी है तो शिक्षक को भी उसके लिए पात्र होना होगा, और मेरी सरकार उसके तरफ ध्यान दे रही है। तो मैं चाहता हूं कि सिलेबस के बारे में भी होगी, तभी तो यूनिफॉर्म प्राइमरी स्कूल होगा। अब हम आईसीएसई है, सीबीएसई है, हमारे पास एसईबी बोर्ड है, इतने सारे हैं, तो उनकी शिक्षा का स्तर अगर ऊंचा करना है, माननीय उपाध्यक्ष जी महोदय, हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब ने मुंबई महानगर पालिका के स्कूलों में जाने वाले छात्रों को उनकी शिक्षा का स्तर ऊंचा करने के लिए एक वर्चुअल क्लासरूम शुरू कर दिया। अब ऐसे कर दिया वर्चुअल क्लासरूम में कि वर्चुअल क्लासरूम में एक ही अच्छा प्राध्यापक को, शिक्षक उसको बुलाया जाता है, प्रोफेसर को, जो उस विषय में बहुत ही होशियार माना जाता है, और उसको लेकर माध्यम की तरफ से एक ही साथ 200-250 स्कूल में 10वीं कक्षा के सारे बच्चे एक विषय को लेकर सुन लेते हैं। 498 अभी 490 मतलब 200-300 जो भी है, वो विषय को वो शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं, और पढ़ाने के बाद भी उनके मन में अगर शंका है तो उनकी शंकाओं का निराकरण भी वो वर्चुअल क्लासरूम से होता हुआ। ऐसे सर उपाध्यक्ष महोदय, आप खुश होंगे कि ये म्युनिसिपल स्कूल में जाने वाले बच्चों की पास होने का स्तर बढ़ गया, उनके अंक बढ़ गए, और स्कूलों की परसेंटेज पास होने की भी बढ़ गई। ये अच्छा काम उस तरह से हमारी सरकार करेगी, ऐसा मैं अपेक्षा करता हूं। एक बात कहना चाहता हूं, रूडी साहब, खास करके ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि आप हमारे पार्लियामेंट कौशल विकास की अभी मंत्री बने हैं, मैं बहुत खुश हूं। लेट मी अप्रिशिएट यू wholeheartedly, and a young dynamic leader like you should take keen interest in that। ITI में और भी कोई अलग अलग जैसे क्षेत्र बढ़ गया, आधुनिकता आई है, तंत्र ज्ञान बढ़ गया है, तो उसको लेकर ITI में आ जाना चाहिए। लेकिन एक बात दुखी करती है हरदम, वो है जब हम रास्ते में घूमते, गाड़ी में घूमते, हम देखते हैं कि हमारे देश में भीख मांगने वाले बच्चों की शिक्षा बहुत है। सरकार ने कभी उसके ऊपर सोचा है? उसका बचपन खोया, वो रास्ते पे सोता है, रास्ते पे पड़ता है, रास्ते पे जो कपड़े मिले वो पहनता है, नंगे पांव धूप में बरसात में घूमता है। उसके लिए कुछ करना होगा, और मैं चाहता हूं उसका रिफ्लेक्शन यहाँ नहीं है। मेरी सरकार का मैं इस तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भीख मांगने को हमारे बच्चों को नहीं लगाएंगे। इस देश का कोई भी लड़का, कोई भी बच्चा भीख नहीं मांगेगा।
इसको लेकर कुछ योजना आनी चाहिए। स्वास्थ्य सेवा की हर, आपने कहा हुनर है तो कल्याण है, तो हुनर है लेकिन उनका हुनर ढूंढना पड़ेगा। अपने स्पोर्ट्स में भी देख रहे, अच्छी बात है। एक बात मुझे याद आती है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कही थी कि क्यों हम ऐसे सोचते हैं कि 10वीं कक्षा पास हुआ तो एसएससी पास हुआ, अगर वो बच्चा आईटीआई में जाके पास होता है तो उसका भी मूल्य 10वीं कक्षा पास हुआ ऐसे समझना चाहिए, ताकि बाजार में उसको, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मोदी साहब ने कहा था, तो बाजार में उसकी वैल्यू कम नहीं होती। उसको कहा जाता है तो 8वीं कक्षा पढ़ा है, आईटी किया तो कौन सी बड़ी बात की, तो लेट इट बी ट्रीटेड, he has passed SSC, once he passes the ITI trained course, something like that, that is to be done. I hope that will be done. स्वास्थ्य सेवाओं में भी बाल मृत्यु का दर घटाने की बात हो रही है, खास करके आदिवासी लोगों में इसका दर बहुत ज्यादा है। हर्षवर्धन जी थे तब मेरी याद आती है, हमने आयुष विभाग शुरू कर दिया और पारंपरिक, हमारे बचपन में माँ के पास एक जड़ी बूटियों की दवा रहती थी, ग्राइप वाटर आता है वैसे वो दवा जड़ी बूटी करके बचपन में खिलाती थी। आज वो जड़ी बूटियां नहीं है, उसको भी आपने ध्यान आकर्षित मेरी सरकार करती है और सोचती है कि पारंपरिक दवाओं को लेकर आयुष एक जो योजना बनाई, उसका मैं स्वागत करता हूँ, बहुत ही स्वागत करता हूँ। ये छोटी छोटी चीजों पे मेरी सरकार ध्यान देती है। एक बात बोलता हूँ, स्वच्छता अभियान से जुड़ी हुई है। हाल ही में मैं टाटा कैंसर अस्पताल के डायरेक्टर से मिला सर, और उन्होंने कहा कि टाटा जब कैंसर की हम जांच करते हैं तो शहरों में कैंसर होने वालों की संख्या कम हो रही है, गांवों में ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि स्वच्छता का अभाव। और कैसी स्वच्छता का, उसको लेकर मैं प्रधानमंत्री की सराहना इसलिए करता हूं, कितनी छोटी चीज लगी लोगों को, लेकिन पता नहीं होगा उस स्वच्छता के कारण लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सर मैं 1-2 मिनट में करता हूं, आपने कुछ बोला सर, श्रमेव जयते की बात कर रहे हैं, श्रमेव जयते हम बात कर रहे हैं सर। हमारे पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट है, आज भी वो कानून अस्तित्व में। हमारे लोग, हमारे यंग बच्चे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्री करने के लिए नहीं जाते हैं। अब जॉब देने की तरीका ऑनलाइन आ गया, कौन कहां से आता है, कहां जॉब मिलता है पता ही नहीं चलता। सरकार के पास कुछ भी उसकी मतलब उनका कोई आंकड़े नहीं है, कितने बच्चे अनएम्प्लॉयड है, कितने बच्चों को जॉब मिला, कुछ नहीं था। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होने की वजह से पहले रजिस्ट्री होती थी ताकि पता चलता था। अब जो हमने आतंकवादी बच्चे पाए, वो कौन सी कंपनी में काम करती थी, आईटी की पता नहीं था, कहां से आए, कैसी नौकरी मिली, उसका कोई भी इंफॉर्मेशन अपने पास नहीं है। उसका मैं आपसे, मैं वेंकैया नायडू साहब से प्रार्थना करता हूं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट, इफ इट इज एग्जिस्टिंग, इट शुड बी एडेड टू, and nothing is being implemented according to that act. It is almost like abolished. People are getting job whenever wherever they want it. Online they go for an interview, their registration is not there, from where that boy has come, whether he belongs to ISI or something, nothing is known. And we have found that the people who are working in the ITI this IT sector are prone to that ISI activities and other things. Therefore care should be taken. हम एक प्रार्थना करते हैं, हमने लेवल इंश्योरेंस बिल लाए, पीएसयू को मजबूत करने की बात मैं बार बार कहता हूं, उसकी एक वजह है सर। आज सुबह भी मैं देख रहा था, माननीय कम्युनिकेशन मिनिस्टर, जब डिजिटल इंडिया की बात आई, केरला के हमारे सांसद वो कह रहे हैं कि बीएसएनएल प्रॉफिट में है, उसका जवाब नहीं दिया उन्होंने। केरला में बीएसएनएल प्रॉफिट में, फिर भी उसका जवाब नहीं दिया। डिजिटल इंडिया की बात कर रहे, उनके इसी सदन में दोनों जवाब आए, 6 महीने के अंदर हम आगे नहीं गए। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को हम सुदृढ़ देखना चाहते हैं, अच्छा देखना चाहते हैं, उसकी तबीयत अच्छी रही तो पीएसयू हमारी सरकार के बच्चे हैं और पीएसयू को संभालना, पीएसयू डेंजर में है, कहना आसान नहीं ना, एयर इंडिया को डुबाया आसान नहीं ना बोलने के लिए, एयर इंडिया को उसपे बाहर लाना यही आपकी क्षमता है, वो आपकी ताकत बताएगी कि उस संकट से हमारी सरकार ने एयर इंडिया को बाहर लाया, उस संकट से बीएसएनएल को बाहर लाया, उस संकट से एमटीएल को बाहर लाया, उस संकट से बैंकों को बाहर लाया। जनधन योजना अगर हुई तो बैंकों की, हमारी पब्लिक सेक्टर बैंकों की वजह से लोगों तक पहुंचे, न कि प्राइवेट बैंकों की वजह से पहुंचे। और मैं ये अपेक्षा करता हूं कि पीएसयू की तरफ सरकार ध्यान दे, उसको मजबूत करे, उसके लिए जो भी करना है। अभी भी आज उन्होंने कहा कि हमारे सहयोगी सदस्यों ने पूछा कब टावर लगेंगे, अभी लगने वाले। पिछले 6 महीने से सारे सांसद
इस सदन में पीएसयू के बारे में बीएमटीएल की सेवा खराब हुई है, बीएसएनएल की सेवा खराब हुई है, एक टावर नहीं लगता, 8-8 महीने टावर नहीं लगता, उसकी सैंक्शन के लिए टाइम लगता है। जब मैंने हैंड इन ग्लोव की बात की तो बुरा लगा था साहब, मैंने हैंड इन ग्लोव की बात की कि कैसे अधिकारी प्राइवेट कंपनी से हैंड इन ग्लोव है। एक सेकंड सर, 2 मिनट में खत्म करता हूँ, 2-3 चीजें छोटी छोटी है, उस पर ज्यादा बहस नहीं करूंगा, ये मेरे खुद के विषय करके बैठा। अभी हाल में जो पकड़ा गया पेट्रोलियम में सारे लोग पकड़े गए, क्या मिला इसका मतलब? देयर आर पीपल हैंड इन ग्लोव विद द प्राइवेट सेक्टर्स and they were existing in the telecom sector also and still they are existing। जिस दिन रिटायर्ड होते दूसरे दिन प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते, इसका मतलब क्या है? दूसरे दिन आज बीएसएनएल से रिटायर्ड हुआ, दूसरे दिन रिलायंस में, हेवड़ा पैन में, एयरटेल में, कैसी जॉब मिलते हैं भैया? they were in touch with them from the beginning and they do not see the well-being of their own company but they see the well-being of the private entrepreneurs and that is what is happening and therefore I request you to take the care of this। सर 2-3 Please wind up, please. 2 मिनट रेलवे एनटीसी की बात करता हूं, नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन, और उस टेक्सटाइल हमने उसमें प्रगति की है टेक्सटाइल में, लेकिन मुंबई शहर एक बार टेक्सटाइल मिलों का शहर जाना जाता था। टेक्सटाइल मिलों के मजदूर आज रास्ते पर है, घरों की मांग कर रहे हैं, टेक्सटाइल मिल के पास जमीन है, सरकार उसके ऊपर निर्णय लेने की आवश्यकता है। मैं प्रार्थना करता हूं कि उसके तरफ ध्यान दे। हमारी सरकार ने एक अच्छी बात कही, बड़ा गर्व लगा, यूनिटी का स्टैच्यू हम वल्लभ भाई पटेल जी का बना रहे हैं, बड़ा गर्व हुआ, अभिमान लगा, अभी मैं उसका स्वागत करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। लेकिन हमारी राज्य की सरकार छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैच्यू बना रही है, पानी समुद्र में बनाना चाहती है, उसके लिए मेरी केंद्र की सरकार मदद करेगी कि नहीं मदद करेगी? हमारी सरकार ने वहां से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के लिए एनटीसी मिल की जगह मांगी, वो प्रलंबित है आपके पास। ये दोनों के बारे में वो कहीं भी अपने इसमें नहीं आया। मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर भी हमारी सरकार ध्यान दे, सोलर एनर्जी के ऊपर ध्यान देते। बस आखिर में इतना ही कहूंगा, नमामि गंगे की बात जब आती है, दो पंक्तियां सिर्फ, गंगा की तरफ जो ध्यान दिया, स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र में अभी कुंभ मेला होने वाला है, नासिक में होने वाला है, गोदावरी की नदी प्रदूषित हुई है। गोदावरी का सर एक वाक्य है मेरा, एक बस, गोदावरी की नदी प्रदूषित हो रही है, त्र्यंबकेश्वर में उसका उगम है, उसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। साधुओं ने आंदोलन पुकारा है, अगर सरकार उसके ऊपर ध्यान नहीं देगी तो गंदे पानी में हम स्नान नहीं करेंगे, ऐसे उन्होंने धमकाया है। आप उसका ध्यान दे दे। आखिर में इतना ही कहूंगा सर, एक सेंटेंस बस, एक सेंटेंस आखिर में इतना ही, एक सेंटेंस सर। थैंक यू सर, थैंक यू। Own rivers of the states, they are interested. They are नॉट स्टेट, एक सेंटेंस कहूंगा, फिर भी मेरी सरकार की तरफ मैं विश्वास रखता हूं और मुझे लगता है कि मेरे प्रधानमंत्री इसके बारे में बहुत माहिर है। उतना ही कहूंगा, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। मेरी सरकार कोशिश करने वाली है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, कभी हार नहीं होती है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।